Today we are going to discuss a very important aspect of your thesis, that is referencing and citation. कि आपने थीसिस के अंदर रेफरेंसिंग कैसे करनी है और साइटेशन कैसे करनी है. Why? Because it is important for integrity and paper attribution. हम ना जो क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपकी जो इसी क्लास वर्कशॉप की जो चैट्स हैं उनके अंदर मौजूद हैं. इसके अलावा मैंने जो व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है उसमें भी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो शेयर करती हैं, पावर पॉइंट्स भी शेयर कर दी हैं. आप वहाँ से उनको निकालें, उनको सुने, उनको देखें. वो सारा आपका जो पिछला रह गया है वो कवर हो जाएगा. ठीक है, सब अवेलेबल है इस ग्रुप, इस क्लास की चैट्स में भी अवेलेबल हैं ये चीज़ें. और अगर आप उसको खोलें, अगर आप ग्रुप में जाके देखें तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये चीज़ें मौजूद हैं. Okay, so let's talk about referencing and citation. So first of all तो obviously हमने ये देखना है कि referencing क्या होती है और citation क्या होती है. Citation is basically इन टेक्स्ट, यानी जहाँ पे हम टेक्स्ट के अंदर, थीसिस के अंदर, अपने चैप्टर्स के अंदर किसी भी राइटर का, किसी भी स्कॉलर का कोई भी वर्क जो है उसका आइडिया, उसकी वर्डिंग, उसका कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज़ जब हम लेते हैं तो हम वहीं पे उसको मेंशन करते हैं कि ये फ़लाँ का आइडिया है या फ़लाँ का वर्क है, तो उसको हम कहते हैं साइटेशन. उसके लिए मार्किंग यूज़ होती है. कोटेशन मार्क्स के अंदर भी हम कर सकते हैं अगर हमने उसके डायरेक्ट वर्ड्स लिए हों. अगर हम उसको रीफ्रेज या पैराफ्रेज करते हैं तो फिर हम सिर्फ उसका रेफरेंस देते हैं, यानी उसका सिर्फ नाम और जो जो भी APA 7 का स्टाइल है उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ हम उसको मेंशन कर देते हैं कि ये आइडिया फ़लाँ का है. सिर्फ टॉपिक का नेम आप भेजेंगे अक्सर तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप टॉपिक में क्या करना चाह रहे हैं. उसकी थियरी भी बताएं, उसका मेथड भी बताएं, अगर सैंपल और पॉपुलेशन है तो वो भी बताएं, तभी मैं आपको बता सकती हूँ ना कि ये वर्केबल है या नहीं, या इस पर पहले काम हो तो नहीं चुका, या अगर उसमें कोई चीज़ अगर चेंज करने से उसमें न्यू एंगल आ सकता है तो वो कौन सी चीज़ है जो आप चेंज कर सकते हैं. ये सारी गाइडेंस मैं आपको तभी प्रोवाइड कर सकती हूँ जब आप मुझे बाकी की डिटेल्स भी देंगे. तो सिर्फ टॉपिक बता देंगे तो उससे मैं आपको गाइड नहीं कर सकती. अगर आप किसी और की थिंकिंग, राइटिंग, रिसर्च रिजल्ट्स को कहीं भी अपने वर्क के अंदर मेंशन करते हैं तो उसके लिए आप उसको अपने वर्क के अंदर साइट करते हैं. दैट इज़ नोन एज इन टेक्स्ट साइटेशन या फिर साइटेशन. वो क्या होता है, वो आपकी सोर्स के साथ उसका डायरेक्ट लिंक शो करता है. यानी वहाँ पे अगर कोई बंदा किसी राइटर का नाम पढ़ता है और वो ये जानना चाहता है कि ये किसका वर्क है, तो वो आपकी रेफरेंस लिस्ट में जाके उसका नाम, उसका पूरा वर्क देख सकता है, और वहाँ से फिर जाके अगर वो उसकी पूरी बुक पढ़ना चाहे तो वो उसको पढ़ सकता है. Then the second thing is referencing. Okay, so referencing क्या है? रेफरेंसेस इज बेसिकली जब आप अपने थीसिस के एंड पे एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर आप राइटर्स के पूरे नाम देते हैं, उनके वर्क का पूरा नाम लिखते हैं, वो कब पब्लिश हुआ, किसने उसको पब्लिश किया, अगर वो ऑनलाइन कहीं अवेलेबल है तो आप उसका लिंक प्रोवाइड करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड रेफरेंस. यानी अगर आपकी टेक्स्ट के अंदर राइटर का नाम और सिर्फ ईयर मेंशन है तो जिसने भी उस वर्क के बारे में पूरी तफसील देखनी है वो आगे रेफरेंस की लिस्ट में उसको चेक कर सकता है. इसको हम कहते हैं द फुल आइडेंटिफिकेशन. फाउंड एट द एंड ऑफ योर वर्क इन अ बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस लिस्ट. चूँकि हम APA 7 फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं तो हम रेफरेंस लिस्ट देते हैं, हम बिब्लियोग्राफी प्रोवाइड नहीं करते. It provides the metadata required for anyone to locate the original source. यानी सारे का सारा डाटा उसमें मौजूद होता है कि अगर किसी ने ओरिजिनल सोर्स ढूंढनी हो तो वो वहाँ से उसको ढूंढ सके.
अब रेफरेंसिंग क्यों करनी होती है हमने, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? सबसे पहले तो ये कि ये वैलिडेशन प्रोवाइड करती है आपके डॉक्यूमेंट को, ये एविडेंस होती है इस चीज़ की कि वाकई ही में आपने ये वर्क्स पढ़े हैं और ये वर्क्स एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, ये कोई फेक वर्क्स नहीं हैं, एक्चुअल वर्क्स हैं ये जो इन इन प्लेसेस के ऊपर मौजूद हैं, फलां फलां राइटर्स फलां फलां पब्लिकेशंस में मौजूद हैं और आपने इन्हें पढ़ा है। So they refer to documented evidence to support your arguments and add professional credibility to your writing. सबसे पहले तो ये आपकी राइटिंग को क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा भाई क्यों इम्पोर्टेंट है ये कि जब आप किसी और के वर्क को रेफर कर रहे हैं, किसी और का आइडिया ले रहे हैं, किसी और की थॉट ले रहे हैं, सबा साइटेशन जब आप अपना पैराग्राफ लिख रहे हैं ना, जहाँ पे आप जैसे इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिख रहे हैं, लिटरेचर रिव्यू का पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे आपने किसी और रिसर्च का, लेट सपोज कि आप ये कह रहे हैं कि इससे पहले ये रिसर्च हुई थी, फलां पर्सन ने की थी और उसके ये रिजल्ट्स आए थे, जहाँ पे आप ये लिख रहे हैं तो वहाँ पे आप ब्रैकेट में उस पर्सन का नाम और साथ में ईयर मेंशन कर देते हैं। APA 7 का ये फॉर्मेट है कि आप उस पर्सन का नाम लिखते हैं, लास्ट नेम, और साथ में उसका ईयर मेंशन कर देते हैं, यानी जिस ईयर में उसका वो वर्क पब्लिश हुआ था वहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट के अंदर ही, तो उसको हम कहते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन। या फिर आप ये कहते हैं कि हॉलीडे, उसके ब्रैकेट में उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखते हैं और आगे कहते हैं हॉलीडे सेड, मतलब उसने ये कहा था, तो अब आप वहीं पे उसका साथ में ईयर मेंशन कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन। लेकिन उसमें अब आप उसकी बुक का पूरा नाम, हर चीज़ और डिटेल तो नहीं देंगे, वो आपकी टेक्स्ट के फ्लो को इंटरप्ट कर देता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन, यानी टेक्स्ट के अंदर जहां जहां आपने किसी और का आइडिया लिया है, साथ साथ आप बताते जाते हैं कि ये फलां राइटर का आइडिया है, उसको हम कहते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन। और रेफरेंसिंग क्या होती है, जब आप पूरा थीसिस जब आप अपना ख़त्म कर देते हैं, जितने मैंने आप लोगों के साथ पेपर्स शेयर किए हैं, कल मैंने एक पूरा थीसिस आपके साथ शेयर किया था, उनके एंड पे एक रेफरेंसेस की लिस्ट दी होती है, वहाँ पे आप राइटर या राइटर्स के नाम लिखते हैं, आगे उस वर्क का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद ये बताते हैं कि ये कब पब्लिश हुआ, किसने पब्लिश किया, और अगर किसी जगह ऑनलाइन किसी जगह पे वो पड़ा हुआ है किसी वेबसाइट पे, तो उस वेबसाइट का लिंक भी आप वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, उसको हम कहते हैं रेफरेंस। तो ये डिफरेंस है रेफरेंस और साइटेशन में, कि साइटेशन आपकी टेक्स्ट के अंदर होती है और रेफरेंसेस जो हैं वो एक अलग से लिस्ट दी जाती है। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब व्हाई डू रेफरेंसेस मैटर? नुसरत, इस क्वेश्चन को मैं बहुत दफ़ा आंसर कर चुकी हूँ, ठीक है। ये जो थीसिस के टॉपिक्स हैं, जब तक आपकी डेडलाइन है थीसिस की, आप तब तक अप्रूव करवा सकते हैं, आपने देखना है कि आपके पास उसके बाद उस थीसिस पे काम करने के लिए इनफ टाइम है या नहीं है, ठीक है। वैलिडेशन एक तो आपकी वर्क को प्रोवाइड करते हैं कि वाकई ही में आपने अपने काम के ऊपर प्रॉपर रिसर्च की है, ठीक है। देन कम्स एकेडमिक क्रेडिट, आप किसी और की थॉट ले रहे हैं, आप किसी और का आइडिया ले रहे हैं, किसी और का वर्क ले रहे हैं और आप उसको क्रेडिट भी नहीं दे रहे, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। खुद सोचें, अगर आपने किसी चीज़ को स्टडी किया हो, प्रॉपरली उस पर वर्क किया हो, उसको पब्लिश कराया हो, और कोई दूसरा आपका आइडिया ले और उसको अपने आइडिया के तौर पे प्रेजेंट कर दे, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो किसी और इंसान का अगर आइडिया है तो उसको क्रेडिट देना इज़ अ गुड थिंग। सो एकेडमिक क्रेडिट हर राइटर चाहता है कि अगर उसने कोई एफर्ट की है तो उसके वर्क को क्रेडिट दिया जाए, उसकी अचीवमेंट को ऑनर किया जाए। तो जब आप किसी और का वर्क या आइडिया ले रहे हैं तो उसको क्रेडिट देना एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सो रेफरेंसिंग का फर्स्ट पर्पस क्या है कि आपके वर्क की क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश हो। दूसरा ये कि जिसका वर्क आइडिया या थॉट या रिजल्ट्स आप ले रहे हैं उसको आप क्रेडिट दें, उसको आप ऑनर करें। थर्ड क्या है पर्पस रेफरेंसिंग का? वेरिफिकेशन, कि आपका जो रीडर है वो वेरीफाई कर सके कि वाकई ही में जो आपने लिखा है वो आपने इसी राइटर से लिया है, आपने कहीं खुद से गढ़ के तो नहीं बना दिया। लाइक लेट सपोज कि मैं कुछ भी लिख दूं और आगे किसी राइटर का नाम डाल दूं, तो जो मेरा रीडर है वो वेरीफाई कर सके कि वाकई ही में ये इसी पर्सन ने कहा था या नहीं कहा था।
सो वेरीफाई हो सकता है हमारा डाटा, जब भी कोई उसको वेरीफाई करना चाहे तो इजीली उसकी वेरिफिकेशन पॉसिबल होती है, बिकॉज द रेफरेंसेस आर प्रोवाइडेड देयर। सो वैलिडेशन, क्रेडिट एंड वेरिफिकेशन, ये 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से इन-टेक्स्ट साइटेशंस और रेफरेंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं रिसर्च वर्क्स के अंदर। फिर एक और पर्पस क्या है रेफरेंसिंग का, कि आप प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सकें। प्लेजरिज्म क्या होता है, जब आप किसी और का वर्क लेते हैं और उसको क्रेडिट नहीं देते और अपने वर्क के तौर पे पेश कर देते हैं। जैसे आप किसी और का रिसर्च पेपर लें, उसका आइडिया लें और फिर आप उसको अपने आइडिया के तौर पे पेश कर दें कि ये तो मेरा आइडिया है, उसको हम कहते हैं प्लेजरिज्म। सो प्लेजरिज्म को अवॉइड करने का तरीका क्या है कि आप किसी और का जब आइडिया लें तो साथ में रेफर कर दें कि ये इस बंदे का आइडिया है, ताकि आपके ऊपर कोई ये क्लेम ना कर सके कि इसने मेरा आइडिया ले लिया, क्योंकि आपने ऑलरेडी लिखा होगा कि ये तो मेरा आइडिया है ही नहीं, ये तो इस बंदे का आइडिया है। उसको क्रेडिट भी मिलेगा और साथ में आप भी ये कह सकेंगे कि ये मेरा आइडिया नहीं था, ये तो किसी और का आइडिया था। तो आपके ऊपर प्लेजरिज्म की एलिगेशन भी, यानी इल्ज़ाम भी कोई नहीं लगा सकेगा। सो व्हाट डज प्लेजरिज्म मीन? borrowing another writer's language, sentence structure और ideas without proper acknowledgement। so सिर्फ ideas आप borrow नहीं करते, अगर आप किसी और की language भी borrow करते हैं, अगर आप किसी और का sentence structure borrow करते हैं तो वो भी borrowing है। और अगर आप उसको credit भी नहीं दे रहे तो फिर वो plagiarism है। अगर आपने credit दे दिया है तो फिर वो plagiarism नहीं कहलाएगा, वो फिर सिर्फ borrowing होगी। लेकिन अगर आपने उसको क्रेडिट नहीं दिया देन दैट इज प्लेजरिज्म, एंड प्लेजरिज्म इज इलीगल। उस पर आप फेल हो जाते हैं, आपको इवन लीगल एक्शन का सामना भी करना पड़ सकता है। सो तरीका क्या होता है प्लेजरिज्म अवॉइड करने का? सबसे पहले तो ये कि कुछ भी आप पढ़ें जिसको आप लिखने का इरादा रखते हैं तो नोट टेकिंग करें, और नोट टेकिंग करते हुए जो सोर्स है उसको साथ ही उसी वक्त मेंशन कर दें, ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये किसका आइडिया था। So while you are taking the notes, record all details of your sources at the time of reading। यानी जिस वक्त आप रीड कर रहे हैं और वो आइडियाज़ ले रहे हैं तो साथ ही सोर्स को भी उसी वक्त मेंशन कर लें, ताकि आप बाद में भूल ना जाएं। ऑन वॉइस, ऑलवेज रीस्टेट द सोर्स मीनिंग यूजिंग योर ओन लैंग्वेज। बेशक आपने किसी और का आइडिया लिया है, किसी और के रिसर्च पेपर से आप उसके रिजल्ट्स बता रहे हैं, लेकिन बताएं अपने वर्ड्स में, उसके वर्ड्स को एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट ना करें। एट्रीब्यूशन यानी एट्रीब्यूट करें, जो भी आपने मटेरियल यूज़ किया है उस ये आपकी ऑब्लिगेशन है कि आप उसको एट्रीब्यूट करें। आप बताएं कि ये किसका मटेरियल है, ये किसका आइडिया है, किसकी वर्ड्स हैं, किसकी थॉट है, किसकी टर्म है। इन 3 तरीकों से ही आप प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं। एक तो ये कि आप याद रखें कि किसके वर्ड्स थे, उसका बेस्ट तरीका यह है कि आप साथ साथ नोट करते जाएं। दूसरा ये कि आप रीफ्रेज करें, अपने वर्ड्स दें, उसके वर्ड्स को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट ना करें। और तीसरा ये कि आप की ये लीगल ऑब्लिगेशन है तो आप उसको लाजमी उसके अंदर बताएं कि ये किसके वर्ड्स हैं। अब समराइज करने और पैराफ्रेजिंग में क्या फ़र्क है? क्योंकि ये दोनों चीज़ें हम यूज़ करते हैं अपनी थीसिस के अंदर। जब हम किसी और का मटेरियल लेते हैं तो उसको हम समटाइम्स समराइज करते हैं, समटाइम्स हम पैराफ्रेज करते हैं और समटाइम्स हम उसको डायरेक्ट कोट करते हैं। तो जब हम समराइज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? सो समरी मीन्स कंडेंसेस अ लेंथी पैसेज इनटू अ ब्रीफ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ मेन आइडियाज़। सो समरी क्या होती है कि एक लेंथी पैराग्राफ है, हम उसके सिर्फ मेन आइडियाज़ लेते हैं, उनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और सिर्फ मेन आइडियाज़ को मेंशन कर देते हैं ना सिंप्लीफाइड वे। पर्पस क्या होता है समरी का? हम इसको कब यूज़ कर सकते हैं? टू प्रोवाइड अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ अ चैप्टर और कंट्रास्ट मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स क्विकली। यानी अगर आप एक पूरा चैप्टर है, पूरा एक थीसिस है, पूरा एक वर्क है और उसको आप रेफर करने जा रहे हैं तो आप सिर्फ उसके मेन पॉइंट्स को एक समरी की फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं। या अगर 3-4 डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं तो आप सिर्फ उनके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको कंट्रास्ट शो करने के लिए समरी की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। पैराफ्रेज क्या होती है? रीस्टेट्स द सोर्स आइडियाज इन योर ओन वर्ड्स मेंटेनिंग सिमिलर लेंथ। अब समरी में आप ओरिजिनल को शॉर्ट कर देते हैं,
पैराफ्रेज में आप ओरिजिनल की लेंथ को मेंटेन रखते हैं, यानी अगर ओरिजिनल टेक्स्ट 4 लाइंस की थी तो आप जो पैराफ्रेज आपने किया है वो भी यूजुअली 4 लाइंस का ही रहता है, आप सिर्फ उसकी वर्डिंग चेंज कर देते हैं, लेंथ चेंज नहीं करते। यानी अगर उसने 5 पॉइंट्स दिए हैं तो आप भी 5 पॉइंट्स ही लिखते हैं, सिर्फ उनकी वर्डिंग चेंज कर देते हैं। समरी में आप क्या करते हैं, अगर उसने 5 पॉइंट्स दिए हैं तो आप उनको कंडेंस करके सिर्फ मेन आइडियाज लेके 1 या 2 सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। ठीक है, ये दोनों में फर्क है, पैराफ्रेज में और समरी में। सो व्हेन द आइडियाज आर वाइटल बट द एग्जैक्ट वर्ड्स आर नॉट एक्सप्रेसिव और नीड सिंप्लीफिकेशन। पैराफ्रेज हम कब यूज करते हैं, जब सारे के सारे आइडियाज इंपॉर्टेंट हों, उनको सारे आइडियाज को लिखना जरूरी हो, लेकिन आप एग्जैक्ट वर्ड्स यूज ना करना चाहते हो, या एग्जैक्ट वर्ड्स और टर्मिनोलॉजी बहुत डिफिकल्ट हो और उसको समराइज करना जरूरी हो। देन थर्ड नंबर पे हम यूज करते हैं डायरेक्ट कोट्स। ये हम कब यूज करते हैं, यूजेस द ऑथर्स एग्जैक्ट वर्डिंग enclosed in quotation marks to highlight a specifically pertinent point, pertinent यानी relevant point, और when the phrasing is authoritative, यानी उस वक्त हम डायरेक्ट कोट्स यूज करते हैं जब कोई बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट हो, या जब ऑथर के एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज करना इंतहाई जरूरी हो, कि उसके बगैर जो है वो आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड ना हो सकता हो, जब तक कि आप ऑथर के एग्जैक्ट वर्ड्स यूज ना करें। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो तब आप फिर उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं, चाहे वो आपने एक वर्ड एज इट इज लिया हो, चाहे आपने एक फ्रेज एज इट इज ली हो, चाहे वो पूरी कोटेशन एज इट इज ली हो, मतलब पूरी की पूरी जितना उसने लिखा होता सारे का सारा एज इट इज लिया हो, जो भी हिस्सा आपने ऑथर का डायरेक्टली लिया है उसको आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, क्योंकि वो आपका के अपने वर्ड्स नहीं हैं। सो डायरेक्ट कोट का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरी की पूरे ही कोट लें, अगर आपने एक दो वर्ड्स भी लिए हैं तो वो भी आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे। वाई? बिकॉज वो आपके अपने वर्ड्स नहीं हैं। सो देर आर 3 वेज ऑफ साइटिंग सोर्सेज। एक क्या है, समरी की फॉर्म में, सेकेंड वन इज इन द फॉर्म ऑफ पैराफ्रेज, एंड द थर्ड वन इज इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट कोट्स। अब हमारे पास 4 कॉमन जो है वो रेफरेंसिंग स्टाइल्स हैं, जिनमें से हमने जो यूज करना है दैट इज एपीए। सो फर्स्ट वन इज एमएलए, जो लिटरेचर और ह्यूमैनिटीज में यूजली यूज किया जाता है। फिर एपीए है, सोशल साइंसेज और नर्सिंग में होता है। इसमें जो मेन फोकस होता है वो ईयर के ऊपर होता है। फिर शिकागो रेफरेंसिंग स्टाइल है, हिस्ट्री आर्ट्स में यूजली यूज होता है, फुट नोट्स और एंड नोट्स यूज किए जाते हैं। देन द थर्ड वन इज IEEE, इंजीनियरिंग एंड आईटी में यूज होता है और इसमें नंबर्ड सिस्टम यूज किया जाता है। तो जो आपने फॉलो करना है फॉर्मेटिंग स्टाइल, रेफरेंसिंग स्टाइल और साइटेशन स्टाइल, दैट इज एपीए। आपने एमएलए भी फॉलो नहीं करना, शिकागो भी फॉलो नहीं करना और IEEE भी फॉलो नहीं करना। लेकिन जो आप रिसर्च पेपर्स या थीसिस अपनी ऑनलाइन पढ़ेंगे या अपने सोर्स मटेरियल के तौर पे पढ़ेंगे, सो यू विल ओनली यूज एपीए। लेकिन जो आप ऑनलाइन जो सर्चेज या अपने थीसिस और जो भी अपने लिटरेचर रिव्यू के लिए चीज़ें पढ़ेंगे, अक्सर उनमें एमएलए स्टाइल भी यूज हुआ होता है। सो आपने इस चीज़ को लेके केयरफुल रहना है कि आपने एपीए स्टाइल ही यूज करना है। सो द एमएलए स्टाइल मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन की शॉर्ट फॉर्म है। M स्टैंड्स फॉर मॉडर्न, L स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज एंड A स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन। सो इसमें ऑथर पेज मेथड यूज किया जाता है, यानी ऑथर का लास्ट नेम आता है और इसके बाद हम पेज नंबर दे देते हैं ऑथर का। जैसे डबल कोट्स यूज करते हैं हम 4 लाइंस के लिए, लार्ज कोट्स के लिए हम ब्लॉक इंडेंट और 4 लाइंस से ज़्यादा जो होते हैं वो उनमें हम फिर कोटेशन मार्क्स यूज नहीं करते। लाइक ये है जैसे वर्ड्सवर्थ और उसके आगे फिर उसका 263 उसका पेज नंबर है। ये एमएलए का स्टाइल है कि इसमें हम पेज नंबर देते हैं। Okay, so this is MLA, Modern Language Association.
और इसमें हम ऑथर और पेज नंबर मेंशन करते हैं। शॉर्ट कोट्स हों यानी 4 लाइंस तक के तो उसमें हम कोटेशन मार्क्स यूज़ करते हैं। लार्ज कोट्स हों 4 लाइंस से ज़्यादा के तो उसमें कोटेशन मार्क्स यूज़ नहीं होते, लेकिन वो इंडेंटेड होते हैं। जैसे अब इसमें वर्ड्सवर्थ है और आगे उसका पेज नंबर दिया गया है। ये एमएलए का स्टाइल है, एपीए का स्टाइल नहीं है। अब वर्क्स की साइटेशन का फॉर्मेट क्या होता है, यानी जो आगे आप रेफरेंसेस की लिस्ट बनाते हैं, सबसे पहले ऑथर का नाम आता है, फिर टाइटल ऑफ सोर्स आता है, यानी टाइटल जो है उस वर्क का नाम वो आता है, फिर टाइटल ऑफ कंटेनर, यानी अगर वो किसी बुक में, इंसाइक्लोपीडिया में, जर्नल में छपा है तो उसका नाम, फिर अगर कोई और ऑथर्स ने उसके साथ कंट्रीब्यूट किया हुआ था तो उनका नाम आ जाएगा। देन अगर कोई और उस बुक का या जर्नल का कोई वर्जन है तो वो उसका नंबर, पब्लिशर का नाम, पब्लिकेशन डेट और लोकेशन। जैसे हेनले पेट्रिशिया, ये उसका नाम हो गया राइटर का। द हमिंग बर्ड हाउस मैकमरे पब्लिशर का नाम हो गया, और 1999 क्या है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन हो गया है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही होगा रेफरेंस, और लास्ट नेम से हम उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। हैंगिंग इंडेंट होगा 5 इंच का, और डबल स्पेस्ड होंगे सारे के सारे रेफरेंसेस। देन कम्स द एपीए स्टाइल, यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जिसका अब 7th एडिशन आ चुका है जो आपने यूज़ करना है, एंड दैट इज़ द बेसिक स्टैंडर्ड दैट यू आर गोइंग टू यूज़ इन योर थीसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसके फॉर्मेटिंग मैकेनिज्म्स हैं, सबसे पहले आपका पेज लेआउट हो जाता है। मार्जिन्स, मार्जिन्स आपने देने हैं 1 इंच ऑन ऑल साइड्स, ठीक है। तो आपका जो पेज है उसके चारों तरफ आपने 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है। अलाइनमेंट आपने करनी है लेफ्ट लाइन, लाइन स्पेसिंग जो है वो डबल स्पेस्ड होगी थ्रू आउट, यानी पूरे का पूरा जो आपका थीसिस है उसमें डबल स्पेसिंग होगी लाइंस के दरमियान। फिर फॉन्ट और टेक्स्ट जो है, स्टैंडर्ड फॉन्ट्स जो हैं टाइम्स न्यू रोमन 12 पॉइंट या फिर एरियल 11 पॉइंट यूज़ होता है, यानी 2 फॉन्ट्स में से आप चूज़ कर सकते हैं, या तो आप टाइम्स न्यू रोमन में बनाएं। अगर आप अपना थीसिस टाइम न्यू रोमन्स में बनाएंगे तो आपकी टेक्स्ट 12 पॉइंट्स की होगी, और अगर आप एरियल में बनाएंगे तो 11 पॉइंट्स की होगी। फिर इंडेंटेशन जो है वो हर पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन जो होगी वो 0.5 इंडेंट होगी, यानी सिंगल इंडेंट होगा उसका। पेज नंबर्स जो हैं वो अपर राइट हैंड कॉर्नर पे होंगे हर पेज के। टाइटल पेज का जो नंबर है 1 उसके साथ स्टार्ट होंगे। टाइटल पेज जो है चूंकि वो प्रिलिमिनरी पेज है तो वो रोमन नंबर्स में होगा। अब हेडिंग लेवल्स जो हैं एपीए के वो 5 हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5। लेवल 1 जो हेडिंग है वो सेंटर में होती है, बोल्ड होती है और टाइटल केस हेडिंग होती है। टाइटल केस हेडिंग का मतलब ये कि अगर 1 वर्ड हेडिंग है, मतलब सारी जितनी हेडिंग है उसके सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो क्या होंगे, वो कैपिटल लेटर्स में होंगे। और अगर सेंटेंस की फॉर्म में है, अगर एक वर्ड है तो सारे कैपिटल में होंगे, अगर 1 वर्ड की फॉर्म में नहीं है तो फिर आप जो उसका फर्स्ट लेटर होगा हर मेन वर्ड का उसको आप कैपिटल कर देंगे। लेवल 2 हेडिंग जो है वो लेफ्ट साइड पे होगी, बोल्ड होगी, और अगेन इसके भी टाइटल केस हेडिंग ही होगी ये भी। फिर लेवल 3 जो है वो भी लेफ्ट साइड पे होगी, बोल्ड होगी लेकिन इटैलिक्स में होगी, और हेडिंग ये भी टाइटल केस होगी, यानी हर मेन वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा। लेवल 4 जो है ये इंडेंटेड हो जाएगी, बोल्ड होगी, इटैलिक टाइटल केस हेडिंग होगी, और ये इसके आगे फुल स्टॉप लगेगा। यानी लेवल 4 और लेवल 5 जो हेडिंग्स होती हैं इनके आगे फुल स्टॉप लगता है। लेवल 1, 2 और 3 हेडिंग्स के आगे फुल स्टॉप यूज नहीं होता। हेडिंग्स की फॉर्मेटिंग का आपने स्पेशली ख्याल रखना है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो थीसिस खोलते ही सबसे पहले नज़र आती है। देन लेवल 5 हेडिंग है, ये भी इंडेंटेड होती है, बोल्ड होती है, इटैलिक में होती है, टाइटल केस हेडिंग होती है, और ये भी फुल स्टॉप यानी पीरियड पे एंड होती है। So we have 5 levels of heading in APA style. Level 1 centered, bold, title case. Level 2 flush left, bold, title case. Level 3 flush left, bold, italic or title case. Level 4 indented, bold, title case ending with a period.
लेवल 5 इंडेंटेड, बोल्ड, इटैलिक, टाइटल केस हेडिंग और एंडिंग विद अ पीरियड। ये बेसिक रूल्स हैं हेडिंग्स की फॉर्मेटिंग के। अब ये फॉर्मेटिंग का स्टाइल है, यानी जब आप अपनी इन टेक्स्ट साइटेशन कर रहे हो तो आपने किस तरह से साइटेशन करनी है। फ्लश लेफ्ट यानी सही लेफ्ट साइड पे, जहां पे आपकी सारी टेक्स्ट है वहां पे, जहां से आपकी टेक्स्ट स्टार्ट हो रही है उसको हम कहते हैं फ्लश लेफ्ट, यानी बिल्कुल स्टार्ट से लेफ्ट साइड के स्टार्ट में होगी। फ्लश राइट होगा बिल्कुल राइट के स्टार्ट पे, फ्लश लेफ्ट होगा बिल्कुल लेफ्ट के स्टार्ट पे। अब अगर हमने पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स के अंदर अपनी जो है वो रेफरेंस इन टेक्स्ट साइटेशन करनी है, तो जैसे ये है राइटर का लास्ट नेम, कॉमा और ईयर। अगर हमने नैरेटिव यानी टेक्स्ट के अंदर राइटर के नाम के साथ लिखना है, जैसे जॉनसन स्टेटेड, जॉनसन आर्ग्यूड, तो फिर हम राइटर का नाम लिखते हैं, ब्रैकेट में ईयर लिखते हैं और फिर आगे अपना सेंटेंस कंटिन्यू करते हैं। अब अगर एक से ज़्यादा ऑथर्स हों एक ही टेक्स्ट के, तो फिर हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट राइटर का लास्ट नेम लिखते हैं और उसके आगे ए ऑल लिख देते हैं, ई टी और ए एल। इस जो कि रोमन वर्ड है तो इसको हम पढ़ते हैं ए ऑल। उसके बाद कॉमा डालते हैं और फिर आगे ईयर लिख देते हैं। हम इन टेक्स्ट साइटेशन में सारे राइटर्स के नाम मेंशन नहीं करते, सिर्फ फर्स्ट राइटर का लास्ट नेम मेंशन करते हैं और इसके बाद बाकी सब के लिए ए ऑल डाल देते हैं और उसके बाद कॉमा डालते हैं और आगे ईयर मेंशन कर देते हैं। अब अगर हमने उन्हीं राइटर्स की अगर हमने रेफरेंस लिस्ट बनानी हो तो उसमें हम क्या करते हैं, राइटर का लास्ट नेम लिखते हैं और उसके बाद उसका फर्स्ट और सेकंड नेम्स जो होते हैं उनके हम सिर्फ फर्स्ट लेटर्स लिखते हैं। जैसे लास्ट नेम आ गया, उसके बाद कॉमा, फिर उसका मिडिल नेम का फर्स्ट लेटर यानी एफ और फिर फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर यानी एम। और जो नाम है राइटर का उसका सिर्फ फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, पूरे का पूरा नाम हम कैपिटल नहीं करेंगे। ये इन टेक्स्ट साइटेशन है, ये रेफरेंस लिस्ट नहीं है। ये क्या है, इन टेक्स्ट साइटेशन है। और ये जो लास्ट में उसने दिया है रेफरेंस लिस्ट के लिए कि राइटर का नाम कैसे लिखना है, जो लास्ट वाला रेफरेंस लिस्ट, वो आपने रेफरेंस लिस्ट के अंदर लिखना है। सो पैरेंथेटिकल अगर आपने इन टेक्स्ट साइटेशन करनी है तो वो कैसे करनी है, राइटर का नेम, कॉमा और ईयर। अगर नैरेटिव में है तो राइटर का नेम, फिर पैरेंथेसिस के अंदर ईयर और फिर आगे आप अपना सेंटेंस शुरू कर देंगे। अगर एक से ज़्यादा ऑथर्स हों तो राइटर का लास्ट, फर्स्ट राइटर का लास्ट नेम, उसके बाद ए ऑल, कॉमा और फिर आगे ईयर। अब एमएलए और एमपीए एपीए में फ़र्क क्या है। इन टेक्स्ट साइटेशन में हम ऑथर और पेज का ऑथर का नाम लिखते हैं और ऑथर का लास्ट नेम और पेज नंबर लिखते हैं एमएलए में। एपीए है में हम ऑथर का लास्ट नेम लिखते हैं और उसके साथ ईयर लिखते हैं जिसमें वो वर्क पब्लिश हुआ हो। रेफरेंस लिस्ट में हम वर्क्स को साइट करते हैं, यानी जितने हमने वर्क्स लिए हैं उन सबको हम लिस्ट में शामिल करते हैं। एपीए 7 में हम रेफरेंसेस की लिस्ट बनाते हैं, यानी जो टाइटल होता है रेफरेंस लिस्ट का, ऊपर एमएलए में लिखा होता है वर्क्स साइटेड और एपीए स्टाइल में हम ऊपर जो हेडिंग देते हैं वो क्या देते हैं, रेफरेंसेस। पैरेंथेसिस कहते हैं ब्रैकेट्स को। सो पैरेंथेटिकल मीन्स ब्रैकेट्स में रेफरेंस। ऑथर फॉर्मेट क्या होता है, एमएलए का फुल फर्स्ट नेम यानी जोन्स कॉमा सैमुअल, और एपीए स्टाइल में हम लास्ट नेम लिखने के बाद जो ऑथर है उसका जो फर्स्ट नेम है उसका सिर्फ इनिशियल यानी जो फर्स्ट लेटर है यानी एस, सैमुअल नहीं लिखेंगे, एस डॉट डाल देंगे। इस तरह से जो टाइटल कैप्स हैं, टाइटल केस होगा यानी मेजर वर्ड्स कैपिटल, सेंटेंस केस होगा फर्स्ट वर्ड कैपिटल। यानी जब हम बुक का या रिसर्च पेपर का नाम लिखेंगे तो एमएलए में हम सारे मेन वर्ड्स को कैपिटल में लिखते हैं, लेकिन जो एपीए स्टाइल है उसमें हम सिर्फ जो पहला वर्ड होता है उसको कैपिटल में लिखते हैं, बाकी सारे के सारे सेंटेंस केस में लिखते हैं। सो ये डिफरेंस है एपीए में और
MLA स्टाइल में। तो आई होप इन टेक्स्ट साइटेशन आपको एटलीस्ट अब क्लियर हो गई होगी कि वो कैसे करनी है। अगर इन टेक्स्ट साइटेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ लें, ताकि फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकूं। अब अपने थीसिस के अंदर समटाइम्स आप मीडिया और डिजिटल सोर्सेज को भी साइट कर रहे होते हैं, यानी कोई विजुअल मीडिया आप सोर्स कर रहे हैं, कोई यूट्यूब वीडियो हो गई, कोई वेबसाइट हो गई, तो उसको आप फिर कैसे साइट करेंगे एपीए के अंदर। तो अगर कोई फिल्म्स हैं तो पहले सबसे पहले प्रोड्यूसर का नाम आएगा, उसके बाद राइटर का नाम आएगा, और उसके बाद फिर वो ईयर आ जाएगा जिसमें वो फिल्म बनी थी, और इसके बाद फिर जिस स्टूडियो ने वो फिल्म बनाई थी उसका नाम आ जाएगा। ये रेफरेंस लिस्ट की बात हो रही है। बुक अपने थीसिस के अंदर आप सिर्फ मूवी का नाम लिखते हैं, फिल्म का नाम, और साथ में जिस ईयर में वो बनी थी, सिर्फ वो मतलब जिस ईयर में वो रिलीज हुई थी, सिर्फ आप वो ईयर डाल देते हैं, दैट्स इट। जो रेफरेंस लिस्ट आप बनाते हैं उसमें सबसे पहले आप प्रोड्यूसर का नाम लिखते हैं, उसके बाद आप उसके राइटर का नाम लिखते हैं, उसके बाद जिस ईयर में वो रिलीज हुई थी वो ईयर लिखते हैं, और आगे जिस स्टूडियो ने वो बनाई थी, जिस फिल्म मेकिंग कंपनी ने, उसका नाम लिखते हैं। इसी तरह से अगर YouTube की कोई वीडियो है तो उसमें सबसे पहले ज़ाहिर है उसको जिसने बनाया है उसका नाम आ जाएगा, फिर जिस ईयर मंथ और डे को वो YouTube के ऊपर अपलोड की गई थी वो आप लिखते हैं, फिर इसके बाद उस वीडियो का कोई ना कोई टाइटल होता है, वो टाइटल आप उसमें लिखते हैं, और इसके बाद वो जो उसका जो वेब लिंक होता है यानी URL होता है वो आप वहाँ पे उसके बाद ऐड कर देते हैं। सो अगर आपने कोई यूट्यूब या ऑनलाइन कोई वीडियो जो है वो उसके अंदर साइट करनी है तो आप ऑथर का नाम लिखेंगे, किस ईयर मंथ और डे की वो वीडियो है वो लिखते हैं, इसके बाद आप वीडियो का टाइटल लिखते हैं, और फिर वो जो उसका वेब लिंक है वो उसमें रेफरेंस लिस्ट में ऐड कर देते हैं। अपनी टेक्स्ट के अंदर आप सिर्फ उस वीडियो का नाम बताते हैं, यानी उसका सिर्फ टाइटल मेंशन कर सकते हैं आप। इसी तरह से जो वेबसाइट्स हैं उसमें ऑथर और ईयर, यानी जिस ईयर को उसने वो अपना वो वर्क जो था वो उस वेबसाइट पे डाला है वो, इसके बाद उस वर्क का नाम, और इसके बाद फिर वो जो उस वेबसाइट का जो वेब लिंक है यानी URL है वो आप उसके बाद ऐड कर देते हैं। सो ये हो गया आपका मीडिया और डिजिटल सोर्सेज को करने का तरीका। ओके, अब कुछ ऑटोमेटिक टूल्स भी होते हैं अवेलेबल जो आपकी रेफरेंसेस लिस्ट को ऑर्गेनाइज कर देते हैं, मैनेज कर देते हैं, आपको आप डालते जाते हैं और वो उसको जनरेट कर देते हैं लिस्ट को, जिसको फिर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसमें ज़ोटैरो है, मेंडले है, पेपर पाइल है, एंड नोट है। ये 4 टूल्स सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं टू क्रिएट रेफरेंस लिस्ट्स। ज़ोटैरो जो है ये ओपन सोर्स है और हाई वर्सेटाइल इन द सेंस कि APA 7 के भी आपको बना देता है, MLA की भी बना देता है, चारों फॉर्मेट्स के बना देता है। आप फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं वो आपको उसके अकॉर्डिंगली वो जो रेफरेंस है वो पूरे का पूरा बना के दे देता है, और पूरी लिस्ट भी और ऑर्गेनाइज करता जाता है साथ साथ। मेंटले जो है ये एक सोशल नेटवर्क है जो रिसर्चर्स यूज़ करते हैं। एंड नोट जो है ये एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपनी नोट्स को मेंटेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने अपनी रेफरेंसेस की लिस्ट बनानी हो तो यू कैन यूज़ ज़ोटैरो, अगर आपने रिसर्च करनी हो तो मेंडले यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने अपनी रिसर्च के जो नोट्स हैं वो मेंटेन करने हो तो यू कैन यूज़ एंड नोट। अब रेफरेंसिंग की कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं और जिसकी वजह से उनकी रेफरेंसिंग ख़राब हो जाती है, मार्क्स कट जाते हैं या उस पर एतराज़ आ जाते हैं। सबसे पहली है कंसिस्टेंसी, मिक्सिंग डिफरेंट साइटेशन स्टाइल्स, कि आप मिक्स करते जाएं। आधे रेफरेंसेस आपके APA स्टाइल में हों, आधे शिकागो में हों, आधे MLA में हों, मिक्सिंग हुई भी हो, एक कंसिस्टेंट स्टाइल आपने मेंटेन करना होता है। और चूंकि आपका रिकमेंडेड स्टाइल APA है तो ऑब्वियसली आप APA 7 ही मेंटेन करेंगे।
pick one and stick to it. Then completeness, missing in text citations for paraphrased ideas. Remember, ideas need credit too. अगर आपने कोई आइडियाज पैराफ्रेज किए थे तो आपने वहां पे इंटेक्स साइटेशन नहीं दी, या अगर इंटेक्स साइटेशन दिया तो उसको रेफरेंस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया, या अगर कोई वर्क रेफरेंस लिस्ट में इंक्लूडेड है तो उसके लिए इंटेक्स साइटेशन टेक्स्ट के अंदर डालनी भूल गए हैं, तो ये क्या होती है, कंप्लीट नहीं रहती आपकी लिस्ट और इंटेक्स साइटेशन। ये एक मिस्टेक होती है बहुत कॉमन। फिर फॉर्मेटिंग, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑथर्स और मिसिंग इटैलिक्स और बुक जर्नल टाइटल्स, ये भी एक मिस्टेक होती है। आपका जो लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होनी चाहिए। अगर आप किसी जैसे ज़ोटैरो जैसे किसी टूल से अगर बनाएं तो वो ऑटोमेटिकली उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखता है, लेकिन अगर आप बाद में बीच में कोई रेफरेंस ऐड करते हैं तो आपको ख्याल रखना पड़ता है कि वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही रहे। दूसरा ये कि अगर बुक का टाइटल है तो वो सेंटेंस केस में होता है, अगर जर्नल का टाइटल हो तो वो इटैलिक्स में होता है। तो इन चीज़ों का ख्याल ना रखने से भी आपकी जो रेफरेंस लिस्ट है वो रॉन्ग हो जाती है। अगेन, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए तो वो इस तरह की मिस्टेक्स नहीं होने देता, वो इन चीज़ों को ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है। Okay, so that's all about referencing and in-text citation and APA7 format. इसमें मैंने आपको लेवल हेडिंग्स का भी बता दिया कि कौन कौन से लेवल्स की होती हैं, उनकी फॉर्मेटिंग कैसे होती है, पेज फॉर्मेटिंग आपने कैसे करनी है, लाइन स्पेसिंग कितनी रखनी है, फॉन्ट स्टाइल क्या रखना है, all the information is there. So if there is any question you can ask now, otherwise we can move on to the next topic.